डियर स्टूडेंट्स, लेसन 6 वीडियो सेकंड है आपकी। पहली वीडियो में हमने क्रांतिकारी विचारधारा के जो सिद्धांत थे, शुरुआती जो चरण था, प्रथम जो चरण था, उसमें हमने उनके त्याग, बलिदान, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और शुरुआती जो कार्रवाइयों से बगावत की ओर और धार्मिक प्रवृत्ति जैसे कुछ बिंदुओं के बारे में पढ़ा। आज हम क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कहाँ कहाँ ये गतिविधियाँ चली। हम बात करके आए हैं कि पहले चरण की जो गतिविधियाँ हैं वो ऐसा लगेगा कि बहुत कम थी, देखने में वो कम लगती हैं क्योंकि ये सभी गोपनीय थी, भूमिगत काम होते थे, गोपनीय थी, लेकिन इतनी कम नहीं थी कि उन्हें उंगलियों पर गिना जा सके। इनके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब तरह के प्रभाव जो है समाज पर पड़े और आंदोलन आगे बढ़ता गया। हमने पढ़ा था कि बाहर विदेशों से भी इन्होंने संबंध जोड़े थे, तो इनके कुछ क्षेत्र जो विशेष थे, वो जो सक्रिय जो क्षेत्र थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो क्षेत्र था वह था आपका बंगाल। बंगाल मुख्य जो सक्रिय क्षेत्रों में से था। बंगाल का स्थान काफ़ी अलग है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मध्यकाल में बंगाल को शासित करना किसी भी शासक के लिए सामान्य बात नहीं रही। आपको ध्यान होगा कि ये एक ऐसा राज्य था जो दिल्ली सल्तनत से भी दूर पड़ता था और यहाँ पर स्वतंत्र राज्य बहुत जल्दी स्थापित हो जाते थे, बगावत बहुत जल्दी हो जाती थी। तो और अंग्रेजी राज की शुरुआत भी जो है, शुरुआत भी बंगाल से ही हुई थी। तो यहाँ बगावत होनी जो है स्वाभाविक थी, प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी। इसी कारण से ये क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। तो बनना कोई अस्वाभाविक नहीं था, लेकिन जो तेजी आती है वो बंगाल विभाजन के बाद आती है, भी हम पढ़ के आए। तो भंग जब आंदोलन चलता है उसके दौरान यहाँ पर अंग्रेजों के विरोध का पूर्ण वातावरण बन जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ एक शौर में लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं। लाभ उठाते हुए क्रांतिकारी भी आगे आए। लाभ उठाते हुए क्रांतिकारियों की विचारधारा को बल मिला। इससे क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियों को संगठित करना शुरू कर दिया। स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई भूपेंद्र नाथ दत्त, छोटे भाई थे भूपेंद्र नाथ दत्त, और अरविंद घोष के भाई थे वरिंदर कुमार घोष। वरिंदर कुमार घोष दोनों ही बहुत बड़े संत थे और उन दोनों के संतों के बड़े भाई जो छोटे भाई, और इन दोनों ने मिलकर 1906 में एक पत्रिका निकालते हैं। उस पत्रिका का नाम युगांतर या युगांतर भी कई जगह आता है। युगांतर का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस पत्रिका का उद्देश्य भारत में अंग्रेजी शासन की कमियां, शोषण, जो ये भारतीयों का शोषण कर रहे थे, उस शोषण, अत्याचारों को लोगों तक पहुंचाना था। तथा भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करना था। राष्ट्रवाद विकसित करना था। इसके कुछ समय बाद एक अन्य पत्रिका संध्या का प्रकाशन भी शुरू होता है। इनकी पत्रिकाओं का प्रभाव सकारात्मक रहा तथा इसके पाठकों की संख्या में वृद्धि होती गई। तत्पश्चात वे संगठन बनाने की सोचने लगे। भाई संगठन भी होना चाहिए जिसके माध्यम से थोड़ा अच्छे से काम किया जा सके। तो इस सारे के बदौलत फिर अनुशीलन समिति की स्थापना होती है। अनुशीलन समिति
इस समिति की पूरे बंगाल में शाखाएं खोली जाती है, ब्रांचेज खोली जाती हैं। 500 तक इनकी संख्या पहुंच जाती है। मुख्य जो केंद्र थे इन शाखाओं के वो थे कलकत्ता और ढाका। यहाँ से इनकी देखभाल होती है। क्रांतिकारियों ने इस समिति पर शक होने की अवस्था में कुछ अन्य गुप्त संस्थाएं भी खोली कि भी वो बंद हो जाए तो या उसको ऊपर को जब्त हो जाए तो अन्य संस्थाएं काम करती रहेंगी। वो थी आपकी ईस्ट क्लब, सरस्वती, युगांतर ग्रुप, साधना समाज, शक्ति समिति इत्यादि। तो ये खोलने का उद्देश्य ये था कि एक तो अंग्रेजों का ध्यान बटे और किसी कारण से ये जब्त हो जाती है या इनके ऊपर प्रतिबंध लग जाता है तो दूसरे संगठन के माध्यम से भी काम चलाया जा सके। उसके बाद फिर बात आती है तो इन विभिन्न संस्थाओं के बीच आपस में तालमेल भी था। लगातार अंग्रेजों के अत्याचारों के बारे में जागृत करना, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी अंग्रेजी राज से उसके बारे में जानकारी देना। अनुशीलन समिति के जो 2 सदस्य थे वो बम बनाने का प्रशिक्षण भी लेते हैं। ठीक, बम बनाकर उसका प्रयोग देश की आज़ादी में किया जाएगा, इसके लिए वो जापान जाते हैं और मणिकतला में बम बनाने का कार्यक्रम शुरू होता है फिर बंगाल में ही। तो युगांतर में अंग्रेजी राज को पलटने के लिए एक 6 सूत्रीय कार्यक्रम रचा जाता है। 6 सूत्रीय कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है। वह 6 सूत्रीय कार्यक्रम क्या था उसके बारे में हम देखेंगे। प्रेस के माध्यम से अंग्रेजी राज के प्रति घृणा, ज़्यादा से ज़्यादा घृणा पैदा करना। शहीद जो लोग हुए हैं, शहीदों की जीवनियों के आधार पर गीत, नाटक इनका मंचन करना लोगों के सामने ताकि लोगों में प्रेरणा जगे। जलसे, जुलूस, हड़तालों से शत्रु को मतलब अंग्रेजों को व्यस्त करना, वो उसमें ही उलझे रहें। सैनिक शिक्षा, व्यायाम, धार्मिक गतिविधियां, शक्ति पूजा, इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को जोड़ना, नवयुवकों को जोड़ना, उनकी भर्ती करना, हथियार बनाना, खरीदना, विदेशों से संबंध, आर्थिक व्यवस्था कैसे मजबूत हो इसके लिए काम करना। ये 6 सूत्रीय एजेंडा इनका था। इन संस्थाओं का कार्य व प्रेरणा का स्रोत इटली की गुप्त संस्थाएं थी। प्रेरणा स्रोत इटली की संस्थाएं थी, वहीं से ये मार्गदर्शन भी ले रहे थे। तो धीरे धीरे इन्होंने योजना बनाकर कार्य रूप देना शुरू किया। 1907 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की गाड़ी जो थी उसको उड़ाने की योजना बनाई जाती है और 6 दिसंबर को जो है बम उसके ऊपर फेंका जाता है। गाड़ी पटरी से उतर गई। उसके बाद 23 दिसंबर को ढाका के मैजिस्ट्रेट को फरियादपुर में गोली मार दी जाती है। बुरी तरह घायल हो जाता है। इसी तरह से 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर हमला होता है। क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बदनाम था तो उसकी दमनकारी गतिविधियों के कारण से, तो बम फेंकने की जो कार्रवाई थी वो खुदीराम बोस ने की थी और प्रफुल्ल चाकी। और कौन थे? प्रफुल्ल कुमार चाकी।
लेकिन इसमें जज नहीं बैठे थे। मैडम कैनेडी और उनकी पुत्री थी और वो इस घटना में मारी गई और इसके बाद इन दोनों को मृत्युदंड दे दिया जाता है और इस तरह से सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले खुदीराम बोस बन जाते हैं। तो इस तरह की और भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। चाकी ने तो आत्महत्या कर ली थी, खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। क्रांतिकारियों का मणिकतला का जो बम बनाने का कारखाना था वो भी पकड़ा गया। 30 क्रांतिकारियों को सख्त दंड दिया जाता है। मुकदमे की कार्रवाई से बाहर निकलते हुए पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को भी गोली मार दी जाती है। अलीपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, अलीपुर षड्यंत्र। इसमें मनाई लाल और सत्येंद्र बोस को फांसी हो जाती है और वीरेंद्र कुमार घोष को जो है काला पानी की सजा हो जाती है। अरविंद घोष को छोड़ दिया जाता है और उसके बाद वो अपनी क्रांति की दिशा बदल लेते हैं, अध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं। इस मुकदमे का सरकारी वकील आशुतोष विश्वास भी गोली का निशाना बना। इन गतिविधियों के चलते हुए क्रांतिकारियों ने कलकत्ता के पास चंदर नगर फ्रांसीसी बस्ती से विस्फोटक पदार्थ लेने के लिए संबंध बनाए। सरकार जैसे जैसे कार्रवाई करती गई आंदोलन बल पकड़ता गया, आंदोलन उतना ही बल पकड़ता गया। क्रांतिकारी बंगाल के युवाओं के आदर्श बन गए। 1910 में हावड़ा षड्यंत्र केस चला। चालीस लोगों को इसमें जो है आरोपी बनाया गया। फंसाया गया। इसी तरह शक के आधार पर ढाका षड्यंत्र केस भी बनाया जाता है। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल में 1907 से लेकर 17 तक क्रांतिकारियों ने 64 जो दोषी लोग थे या गद्दारों को, अफसरों को मारा। इनमें अधिकतर पुलिस अधिकारी, वकील, मुखबिर व गवाह थे। इसके दौरान उन्होंने 112 डकैतियां भी डाली, 12 बम विस्फोट किए। ये सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं। सरकार ने 1908 में इन पर नियंत्रण करने के लिए एक विशेष कानून भी बनाया। शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करके जो है बंद कर दिया जाता था। क्रांतिकारी के परिवार को सूचना देने के लिए मजबूर किया जाता था। समाचार पत्र जो इनके पक्ष में लिखते थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। लेकिन क्रांतिकारी अपनी गतिविधियों को जारी रखते रहे। हालांकि सरकार की गतिविधियों ने उनको कमजोर जरूर किया, अवश्य किया। तो ये बंगाल का हमने पढ़ा। मुख्य रूप से बंगाल का जो आंदोलन था वह कैसे कैसे चलता है। तो ये आपका मैप भी एक आएगा। मैप में क्या होगा आपके क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र, तो उसमें जगह के नाम आए, आपने देखे होंगे। मणिकतला भी था इसमें, कलकत्ता भी था इसमें। जो भी जगह के नाम आ रहे, बंगाल मुख्य केंद्र हो गया, बंगाल एक स्टेट हो गया। तो स्थानों के नाम भी आपको याद करना है और क्षेत्र का नाम भी याद करना है। तो ये हमने मुख्य रूप से पढ़ा बंगाल के बारे में। अब महाराष्ट्र के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। महाराष्ट्र में आपको पता है कि जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, सावरकर, विनायक दामोदर वीडी सावरकर भी बोलते हैं, गणेश सावरकर, चापेकर बंधु। इन्होंने भी गुप्त संस्थाओं का जाल बिछा दिया था। मुख्य जो संस्था थी शुरुआती वो थी अभिनव भारत। कौन सी थी? अभिनव भारत। ऊपरी तौर पर तो ये शिक्षण संस्थाएं थी, लेकिन ये
इनका मुख्य काम था क्रांतिकारियों को शिक्षित करना। शिक्षित करने की नर्सरी थी ये, यहीं से तैयार होते थे क्रांतिकारी। अभिनव भारत की जो शाखाएं थी वो पूरे महाराष्ट्र में बन गई, और क्रांति के जो केंद्र थे मुंबई, आपका पूना व नासिक मुख्य केंद्र थे। यहाँ पर बम भी बनाया करते थे। क्रांतिकारी आंदोलन की सबसे पहली घटना 1895 में होती है, जब रैंड और लेफ्टिनेंट एमर्स्ट जो थे उनका कत्ल कर दिया जाता है। चापेकर बंधु जो थे आपके दामोदर और बालकृष्ण, कत्ल पर उनको कैद कर लिया जाता है, और सूचना देने वालों को चापेकर के साथी वासुदेव चापेकर ने मार दिया। तीनों चापेकर बंधुओं को फांसी हो जाती है। 1905 में नेतृत्व जो है सावरकर ने संभाला। परंतु सरकार की दमन नीति के कारण उनको महाराष्ट्र छोड़ना पड़ा। महाराष्ट्र छोड़ना पड़ा और वो लंदन चले जाते हैं। लंदन में भी वो अपना काम जारी रखते हैं। भारत छोड़ने से पहले पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में अपने साथियों को उन्होंने संबोधित किया था। उस संबोधन में उन्होंने क्या कहा उसको समझेंगे हम। मैं लंदन में इस मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। मैं लंदन में इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ के लोगों पर व वहीं पर भारतीयों को मैं अंग्रेजों की गतिविधियों के बारे में बताऊंगा। वहाँ बहुत से भारतीयों से धन व योग्यता लेकर भारत वापस आऊँगा, और उससे फिर हम आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। वे यहाँ का क्रांति का आधार बना देंगे। इस आश्वासन के अनुरूप उन्होंने लंदन में जाकर अपनी कार्रवाई जारी रखी। लंदन का इंडिया हाउस गढ़ बन गया था इन क्रांतिकारी गतिविधियों का। दामोदर सावरकर इस हाउस में श्यामजी कृष्ण वर्मा के एक मुख्य सहयोगी बन गए। वीर सावरकर के छोटे भाई ने उनकी उपस्थिति में नेतृत्व किया। एक कवि थे, उनकी कविताएं देशभक्ति से ओतप्रोत थी। नासिक के कलेक्टर जैक्सन ने उनके बारे में सूचना बम्बई सरकार को दी। उनकी कविताएं जब्त कर ली गई। मुकदमा चलाया गया और देश निर्वासन का दंड उनको दे दिया जाता है। लंदन के इंडिया हाउस में जब इसकी सूचना पहुंची तो इस घटना के जिम्मेदार लोगों को मारने का फैसला लिया जाता है। तो इसमें लॉर्ड कर्जनवाइली की भूमिका मुख्य होती है। तो धिंगड़ा ने इसका बदला लिया। मदनलाल धिंगड़ा ने बदला लिया। गणेश सावरकर के निर्वासन के दंड से महाराष्ट्र में हलचल मच गई। अभिनव भारत के एक सदस्य ने 1909 में 1909 को जैक्सन को भी गोली मार दी। तो इससे सारे महाराष्ट्र में हलचल हो जाती है, अंग्रेजी सरकार में हलचल मच जाती है, क्या हो रहा है। तो स्वयं गिरफ्तार हो जाता है और न्यायालय में जाकर स्पष्टीकरण दिया कि जैक्सन की मृत्यु समय की आवश्यकता थी। जैक्सन की मृत्यु समय की आवश्यकता थी, ऐसा न्यायालय में वो अपना बयान दर्ज करवाता है। उस पर नासिक षड्यंत्र केस चलाया जाता है। इस केस में सरकार ने अभिनव भारत के 37 सदस्यों को शामिल किया। इसमें से अनंत कनारे, विनायक देशपांडे, कृष्णजी पंत व मरवे को मृत्युदंड दे दिया जाता है और बाकियों को भी कठोर सजा होती है। इसी बीच कर्जनवालियों की मृत्यु के मुकदमे में सावरकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
मदन लाल ढिंगड़ा को मृत्युदंड दे दिया और सावरकर को 50 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है और अंडमान भेज दिया जाता है, अंडमान निकोबार। वहाँ उनकी भेंट भाई परमानंद से होती है। भाई परमानंद 1922 में रिहा होकर पंजाब आए। लाला लाजपत से उनकी भेंट होती है। उसने वीर सावरकर की रिहाई का आग्रह अंग्रेज ओसड वेगवुड से किया। वे उन दिनों लाला लाजपत राय के अतिथि थे। दोनों भाई इकट्ठे हो गए। इसके बाद गणेश को अलीपुर में तथा विनायक को रत्नागिरी में बंद कर दिया गया। 1937 के चुनाव में कांग्रेस मंत्रिमंडल के हस्तक्षेप से वे रिहा हुए। 1910 के आसपास महाराष्ट्र का क्रांतिकारी आंदोलन कुछ धीमा पड़ गया था। नासिक केस के बाद वे संभल नहीं पाए। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र का आंदोलन भी कम नहीं था। इसके बाद हम पंजाब और दिल्ली का आंदोलन, फिर मद्रास का आंदोलन पढ़ेंगे। तो हमारा क्रांतिकारी आंदोलन का जो केंद्र है वो बिंदु जो है कंप्लीट हो जाएगा।